नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चौधरी। तो बच्चों, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए फिजिक्स के बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस, और ऐसे ही हम एग्जाम तक बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इनको समझते चलिए और ये कारगर साबित होंगे आपके एग्जाम में बेहतर परिणाम को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो बच्चों, फेराडे का जो द्वितीय नियम था वो क्या था कि हमारे E बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बी बटे डी टी, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा तो वो बच्चों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाई बी होता है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल आई। और आप वहां पर एल क्या है, हमारा स्वप्रेरत्व का गुणांक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये भी होगा और ये भी होगा। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन कौन से होंगे, 1 और 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि दोनों एक ही मान कन्वर्ट करके दे दिए गए हो और हम कंफ्यूज होकर के एक को ही क्लिक करें ताकि हमसे गलती हो। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने के बाद में हमें उनके मान कन्वर्ट करके देखने हैं और फिर आगे बढ़ना है। तो इसका बच्चों हमारे आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आवेशन की असंपर्क विधि है। वस्तुओं को आवेशित करने की असंपर्क विधि है। असंपर्क का मतलब नॉन टचेबल है ना। तो हम जानते हैं कि जो घर्षण है वो असंपर्क विधि नहीं है। घर्षण कब हो सकता है, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो उस विधि को हम कहेंगे घर्षण विद्युत प्रभाव। और चालन का मतलब होता है टचेबल, यानी कि जब संपर्क करेंगे तभी टच होगा। तो जो तीसरी विधि बचती है वो बचती है प्रेरण, और प्रेरण ही एकमात्र आवेशन की असंपर्क विधि है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द थर्ड वन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने में ही गलती कर देते हैं कि बनाने के लिए उपयुक्त है, और जैसा कि उनके नोट्स में लिखा हुआ होता है कि स्टील से स्थायी चुंबक बनाई जाती है तो स्टील करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। उपयुक्त पदार्थ नहीं है, और तुम्हें पता ही है कि स्थायी चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ एक प्रकार की धातु होती है। तो हम जानते हैं कि स्टील और ये सभी उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन लेड एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड होती है, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसीलिए इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा लेड। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। कौन नहीं है, लेड। लेड मतलब सीसा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड या वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स है? तो एक राशि है मोबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं गतिशीलता, और इसका ये साइन होता है, और इसका सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ होगा, VD बाई E। VD होता है हमारा अपव्यय चाल या अपव्यय वेग, और VD चाल का जो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। और यहां से जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा हमें मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो यही हमसे पूछा गया है कि ये किसका मात्रक है। तो ये किसका मात्रक है, ये गतिशीलता का मात्रक है। वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर डायरेक्ट भी याद नहीं होता है तो इन सबके सूत्र लिख करके, जैसे कि तुमको मात्रक निकालना आता ही होगा विमाओं से, तो वो मात्रक निकाल सकते हो। अभी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका मात्रक होगा, गतिशीलता का, मोबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है अपना, ई वेक्टर और बी वेक्टर विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है उसका वो होता है चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा, और तीनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ना तो ई वेक्टर पर्याप्त है संचरण की दिशा दिखाने के लिए, और ना ही बी वेक्टर अकेला पर्याप्त है संचरण की दिशा दिखाने के लिए। तो ई वेक्टर और बी वेक्टर अपने दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास बचता है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इनमें से हमें चुनाव करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो राशियों का सदिश गुणनफल करम-मिनीमे नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर नहीं आता है। और ये तुम्हें ध्यान ही रखना है कि अगर
विद्युत चुंबकीय तरंग में दो घटक उसके ई वेक्टर और बी वेक्टर हो तो तरंग संचरण की दिशा हमेशा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के अनुदिश होगी। बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के अनुदिश होगी। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं करना है, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस आगे पीछे लिखे होने का फर्क है, लेकिन इनके मानों को अगर हम बराबर रखेंगे तो एक मान ऋणात्मक आएगा, और वो यही है कि सदिश राशियां या सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि पीएन संधि की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि बच्चों पढ़ी होगी, पीएन संधि जब पढ़ी होगी तो पीएन संधि में हमारे पास दो भाग होते हैं, और दो भागों के जो मान होते हैं, नाम होते हैं, वो होते हैं पी भाग और एन भाग। और पी भाग में होते हैं बहुसंख्यक होल, और एन भाग में कौन होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस संधि क्षेत्र के अंदर पी भाग में ऋणायन और एन भाग में धनायन होते हैं, और यही हमारी अवक्षय परत कहलाती है। तो अवक्षय परत के अंदर ना तो होल होते हैं और ना ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही नहीं होंगे तो कौन होंगे? स्थिर आयन। और स्थिर आयन कौन कौन से? धन आयन और ऋण आयन। पीएन संधि की अवक्षय परत देखना, अवक्षय परत के अंदर तुम्हें ना तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ना ही क्या मिलेंगे? होल मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे? सिर्फ ऋणायन और धन आयन, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्थिर आयन। और इन दोनों के मध्य के विभवांतर को बोलते हैं रोधी का विभव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, देली आवर्ती पर निरोधी विभव होगा। देखो निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है? आवर्ती पर ही तो डिपेंड करता है। तो निरोधी विभव होगा, आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा होगा, के मैक्सिमम। तो यहां से निरोधी विभव वी नोट ही होगा, और इसका ये आंसर सही हो जाएगा। शून्य तो हो ही नहीं सकता, वी नोट भी नहीं हो सकता और डबल भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? देली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान ई वी नोट इज इक्वल टू के मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम, है ना? अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ई वी नोट के बराबर होता है। यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा हानि को प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे से ऊपर लपेटकर कम किया जा सकता है? तो बेटा पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि हमारे पास मान लो दो कुंडलियां हो, जैसे कि एक का नाम है कुंडली फर्स्ट और दूसरी कौन हो हमारे पास? कुंडली सेकंड। हमारे पास कितनी कुंडलियां हो? दो कुंडलियां हो। और एक कुंडली के अंदर हम प्रवाहित करें विद्युत धारा, यानी कि I प्रवाहित करें, और उसको हम क्या बोलेंगे? I1। तो इस कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा वो हो जाएगा φ1। कितना हो जाएगा? φ1। लेकिन द्वितीय कुंडली के अंदर हमने कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करी है। और जैसा कि मैंने बताया कि असंपर्क की जो एकमात्र आवेशन की विधि है वो है प्रेरण। तो यहां पर इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है दूसरी कुंडली से जब गुजरेगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और इसका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा अपना φ2। इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया φ2। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स जो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर डिपेंड कर रहा है। द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड कर रहा है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर। और यह हमने पढ़ा भी होगा अन्योन्य प्रेरण में। φ2 का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर। और यहां पर m क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही दूसरी कुंडली लपेट दी जाती है। तो धारा जब प्रवाहित की जाती है वो सिर्फ प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की जाती है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह होने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और पूरा का पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से निकल जाएगा।
फ्लक्स का मतलब जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से निकलती है वो उसका फ्लक्स कहलाएगी। तो जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर लपेट देंगे, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेट करके हम क्या कम कर सकते हैं? हम प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाले सारे फ्लक्स को द्वितीयक कुंडली से गुजार देंगे तो हमारा फ्लक्स का सरण नहीं होगा, फ्लक्स की हानि नहीं होगी। तो इसका तो तुमने पढ़ा भी हुआ होगा, चुंबकीय फ्लक्स सरण की हानि को हम रोक सकते हैं। भंवर धाराएं यहां पे बनती नहीं है, ताम्र हानि यहां पे होती नहीं है, शैथिल्य ऊर्जा हानि भी नहीं होती, सिर्फ हम फ्लक्स को बचा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और अगर आप फ्लक्स का अगर नुकसान हो गया तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कम हो जाएगी, है ना। अगला अपना क्वेश्चन है, टेस्ला और गाउस में संबंध होगा। टेस्ला बहुत बड़ा मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो हम सभी जानते हैं कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गाउस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए, भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे कि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, F/Q, यही होती है। और F चूंकि बल है और बल का मान होता है mg भार के लिए, भार के लिए F को क्या बोलते हैं, mg, और नीचे क्या है Q, Q मतलब आवेश, आवेश हम लिखेंगे प्रोटॉन का। तो पहले हम कुछ चीजें इधर मेंशन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान जब ये है तो प्रोटॉन का आवेश भी लिखेंगे हम, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और जैसा कि हम इजी कैलकुलेशन के लिए गुरुत्वाकर्षण का जी का मान जो लेते हैं, गुरुत्वीय नियतांक का मान, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान लेते हैं वो लेते हैं 10। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास सब कुछ अब अवेलेबल है। ये सारे मान हम यहां पे पुट करेंगे, m और g का मान पुट करेंगे और आवेश पुट करेंगे। तो हमारे पास जो E होगा वो क्या होगा, देखते हैं, 1.67 × 10⁻27 और g का मान है 10, और भाग किसका देंगे, 1.6 × 10⁻19। तो हम देखते हैं कि ये लगभग 1.6 और ये 1.6 एक के लगभग है। एक बार लगभग इसमें पूरा भाग चला जाएगा और कुछ आगे भी जाएगा। ये घाते काटते हैं हम, यहाँ पे बचेगी 10⁻26 और ये -19, तो कितना बच जाएगा, लगभग ऑप्शन चेक करते हैं। 1.6 नहीं आ सकता क्योंकि -19 घात बचेगी नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो घात बची है वो बची है -7 घात यहाँ पे बची है। तो -7 देखते हैं सबसे पहले, -7 कहाँ पे है, -7 घात हमारे पास बची हुई है और ये 1.04 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक बार सीधा जा रहा है 1.04 × 10⁻⁻7, और हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्रति एकांक आवेश पर लगाई जाने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगाए जाने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और बल को हम यदि कन्वर्ट करें भार में, तो भार के लिए बल होता है वो होता है mg। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, m मतलब प्रोटॉन का भार, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही इसका धनात्मक आवेश होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे तथा जर्मेनियम को कमरे के ताप पर 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तांबा और जर्मेनियम, तो बच्चों हमारे पास है तांबा
यानी कि एक वस्तु है हमारे पास चालक और दूसरी है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक यानी कि जर्मेनियम, और जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक होता है, यानी कि शुद्ध अर्धचालक होता है। और यहां पे चालकों में हमारे पास है कौन? तांबा। अब हमें यही देखना है कि हमारे पास एक धातु है और एक है अर्धचालक। इनमें ताप को कम करने या ताप को बढ़ाने के साथ इनकी चालकता में या इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकतर क्वेश्चन चालकता के लिए पूछे गए हैं। यहां पे क्वेश्चन है तांबे और जर्मेनियम को कमरे के ताप से 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो कमरे का तापमान होता है, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान जो होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 डिग्री केल्विन। 300 डिग्री केल्विन से हम सीधा ले आए इसको 40 डिग्री केल्विन पर। 300 डिग्री से हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया है इसको 40 डिग्री केल्विन पर। टेम्परेचर हमने बहुत लो कर दिया है, टेम्परेचर हमने घटा दिया है। और हम जानते हैं कि धातुओं का यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता कम हो जाती है, उनकी चालकता कम हो जाती है। धातुओं का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता कम हो जाती है। चालकता कम होने का मतलब उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो अभी हमें पूछा गया है प्रतिरोध कि ताप हमने कम किया है, ताप हमने कम किया है तो चालकों का प्रतिरोध घट गया है और इनकी चालकता बढ़ गई है। तो चालक कौन था? तांबा। तो तांबे का तो प्रतिरोध घट गया है। और अर्धचालकों में यदि ताप बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए तो क्या बढ़ जाती है? चालकता भी बढ़ जाती है। और चालकता बढ़ गई मीन्स प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध घट गया है। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता भी बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाता है। तो अभी हमारे साथ क्या हुआ है? ताप हमने कम किया है, ताप को हमने कम किया है। ताप को कम करेंगे तो चालकता भी कम होगी और चालकता कम होने का मतलब प्रतिरोध बढ़ गया है। तो इनके लिए तो प्रतिरोध आर का मान बढ़ गया है और इनके लिए आर का मान घट गया है। ऑप्शन देखो, तांबे का घटेगा, तांबा चालक था, आर का मान घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 10 सही हो गया इसका। और ये तुम्हें पढ़ के भी जाना है ढंग से कि चालकों में और अर्धचालकों में ताप के साथ उनकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी क्वेश्चन प्रतिरोध के लिए है। प्रतिरोध बढ़ने से तो चालकता घटेगी, प्रतिरोध घटने से चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन प्रतिरोध जब पूछा है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर को देखना पड़ेगा। और धातुओं में ताप बढ़ने के साथ साथ चालकता घट जाती है, लेकिन ताप घटा है तो चूंकि चालकता बढ़ेगी इट मीन्स प्रतिरोध घट जाएगा। आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। पैराविद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर भी क्या रहते हैं? अचालक ही रहते हैं। लेकिन इसका आंसर अचालक तो नहीं है। पैराविद्युत पदार्थों को यदि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। इसीलिए हम इनको जिस कैटेगरी में रखने वाले हैं वो है अर्धचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अर्धचालक, है ना। पैराविद्युत अचालक नहीं होते हैं, अर्धचालक होते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फेराडे का सेकंड लॉ है d∅b/dt। ये फेराडे का सेकंड लॉ है। चुंबकीय फ्लक्स यानी phi b में समय के साथ होने वाला परिवर्तन d∅b/dt बराबर होता है। ये नियम किसने दिया था? फेराडे ने दिया था। ये फेराडे ने दिया था। एम्पियर ने परिपतीय नियम दिया था। लेंज ने प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए बल दिया था। और हेनरी तो किसका मात्रक होता है? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा फेराडे द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बेटा शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये याद रखना है। जैसे कि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, चालकों में आवेश भी शून्य रहता है, चालकों का संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर होता है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति यदि पूछ ले तो वो क्या होगा?
0 होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, जैसे कि एच म्यू इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम माइनस फाई नोट प्लस फाई नोट, और इसके अलावा ये इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो तुम्हें बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए सीधा सा सिस्टम ये है कि यदि हमारे पास कोई धातु हो, यदि हमारे पास कोई धातु हो, ये धातु की सतह है, ये धातु की सतह है, और धातु की सतह पर कौन आ रहे हो, फोटोन। कौन आ रहे हो, फोटोन। फोटोन जैसे ही प्रकाश आपतित करेंगे तो फोटोन आएंगे, और फोटोनों की एनर्जी होती है E, जो कि होती है एच म्यू के बराबर। एच म्यू के जो बराबर एनर्जी होती है, यह एनर्जी पूरी इस सतह पर आती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए संपूर्ण एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए चाहिए। यहां बहुत ही न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसे कहते हैं धातु का कार्यफलन। धातु का कार्यफलन, और कार्यफलन होता है फाई नोट। बस इतनी सी एनर्जी अगर धातु की सतह को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, सिर्फ फाई नोट। तो इतनी सारी एनर्जी में से सिर्फ हमें कितना चाहिए, फाई नोट। तो बाकी बची हुई एनर्जी का क्या होता है, बाकी बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के खुद के पास रहती है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बूस्ट करने में काम आती है। यानी कि यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को क्या बोले हम, के मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अधिकतम, तो वो कितनी होती है, ई पूरी एनर्जी आई थी, उसमें से फाई नोट तो निकल गई है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बची कितनी, ई माइनस फाई नोट। और यहां पर यदि हम निकाले के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई को क्या लिख दे, एच म्यू माइनस फाई नोट, और यहां से क्या मिल जाएगा, एच म्यू बराबर के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। लेकिन ये भी फॉर्म हमारे पास नहीं दी हुई है, तो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस फाई नोट। तो ये जहां पे हमें मिलेगा उसको हम सही आंसर कर देंगे। देखो पहले में हमें माइनस दे रखा है, ये नहीं हो सकता हमारा, और लेकिन सेकंड वाला सही है, तो सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये भूलने जैसा काम मत करो, रटने जैसा काम मत करो, क्योंकि रटने में प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता है। सीधा सा फंडा है, धातु की सतह पर कितनी भी आवर्ती का, कितनी भी ऊर्जा का प्रकाश आपतित हो, हमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, वो एक न्यूनतम एनर्जी होती है, और वो न्यूनतम एनर्जी कार्यफलन कहलाती है, और बची हुई ऊर्जा उसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बूस्ट करने में काम में आती है। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई नोट, और हमें मिल जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 mv² मैक्सिमम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। ग्राही अशुद्धि जब हमने पढ़े थे नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक, तो ये जो नेज अर्धचालक थे ये थे 14वें वर्ग के तत्व, 14वें वर्ग के तत्व, और इनमें हमने दो प्रकार की अशुद्धियां मिश्रित की थी, एक की थी 13वें वर्ग की और एक थी 15वें वर्ग की, 15वें वर्ग की। अब जरा जरूरी तो यह है कि हमें सबसे पहले तो ये दो वर्ग याद होने चाहिए, अदरवाइज तो हम गलती कर बैठेंगे, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन्हीं से हम पकड़ेंगे, आर्सेनिक और फास्फोरस और एंटीमनी, ये तीनों ही 15वें वर्ग के तत्व है। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये तीनों ही 15वें वर्ग के तत्व है, और 15वें वर्ग के तत्वों को जब नेज अर्धचालकों में मिलाया जाता है तो इनके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये तो दाता अशुद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन को ये दान करने के लायक बनते हैं, इसलिए ये तो दाता अशुद्धि हुई। लेकिन हमारे पास 13वें वर्ग का एक तत्व बचता है इंडियम, और इंडियम एक ऐसा तत्व है जिसको नेज अर्धचालकों में मिलाने पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है, इसीलिए इसको हम ग्राही अशुद्धि कहेंगे, इंडियम। तो जरूरी नहीं है कि तुमसे सिर्फ एल्यूमिनियम या फास्फोरस ही पूछे, है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए 13वां और 15वां वर्ग आवर्त सारणी में जाके याद कर लेना।
इनके जो 5 5 4 4 जो तत्व हैं वो तुम्हें याद होने ही चाहिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। शुद्ध प्रेरकत्व और धारिता का शक्ति गुणांक पढ़ा हुआ होगा, P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल कोस फाई। तो जो ये कोस फाई होता है यही हमारा शक्ति गुणांक होता है। कोस फाई होता है वो शक्ति गुणांक होता है, और कोस फाई का जो मान होता है वो 0 से लेके +1 तक। शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम जो मान होता है वो होता है 0। अब क्वेश्चन दोनों ही प्रकार से पूछा जा सकता है कि शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है, तो बिना सोचे समझे उसका आंसर तुम 1 कर दोगे कि कोस फाई यानी शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है, तो वो होता है +1, क्योंकि 0 और 1 ही होते हैं, 2 ही मान होते हैं इसके, न्यूनतम और अधिकतम। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि धारिता का ही शक्ति गुणांक बताना हो, सिर्फ और सिर्फ धारिता का, तो धारिता के लिए जो इसका शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि 0। सिर्फ धारिता के केस में स्वप्रेरकत्व का मतलब प्रेरण कुंडली और शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब प्रेरण कुंडली या फिर धारिता, दोनों में से अगर कोई भी जोड़ा जाएगा तो मान न्यूनतम आएगा शक्ति गुणांक का और वो 0 आएगा। अदरवाइज इन दोनों को छोड़ करके सीधा पूछता है कि शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, तो आंसर 1 होगा। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन है, मैं दोनों तीनों बता दिया हूं। प्रेरकत्व के लिए भी पूछ सकता है, धारिता के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन अगर अधिकतम मान पूछता है तो तुम 1 आंसर करोगे वरना 0 आंसर करोगे।